यूपी अध्ययन में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जो पहला इन्वायरमेंट का जो सिलेबस उसका भाग है पारिस्थितिकी के मूल सिद्धांत, ठीक है, उससे रिलेटेड है, जिसमें हम जैविक अजैविक घटक, पोषण और पारिस्थितिकी निके से संबंधित क्वेश्चन से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो 1869 जब गांधी जी का जन्म हुआ था, वहीं उसी समय अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था या इकोलॉजी शब्द दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो इसके हैं एजी टांसले। 1935 में एजी टांसले ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रतिपादन किया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? तो 1986 में आया हुआ था, क्योंकि जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके बाद 1986 में यह एक अम्ब्रेला कानून की तरह लागू हुआ था। अगला है सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन किस रिपोर्ट में दी गई थी? तो इसका सही आंसर है ब्रेंटलैंड की रिपोर्ट में 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर नाम से ब्रेंटलैंड की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। कौन सा? अवर कॉमन फ्यूचर, 1987 में। उसी समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा दी गई थी। किसी जीव के आवास में उसकी अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका, जहाँ पर भी फंक्शनल यानी कि कार्यात्मक भूमिका की बात करें तो वहाँ उसको निके कहते हैं, निकेत या निके कहते हैं। और जो निकेत शब्द है वो जोसेफ ग्रीनले ने 1917 ईस्वी में दिया हुआ था। अगला, झील के किनारे का छिछला क्षेत्र क्या कहलाता है? जो झील के किनारे का छिछला क्षेत्र है उसको वेलांचल या लिटोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटोरल या वेलांचल क्षेत्र, जहाँ पर प्रकाश पूरी तरह पहुँचता है, क्योंकि यह एक छिछला क्षेत्र है तो यहाँ पर प्रकाश पूरी तरह पहुँच सकता है, इसलिए इसे वेलांचल क्षेत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक में कौन शामिल नहीं है? मृदा, प्रकाश, कवक या वायु? तो कवक है वो जैविक घटक है, और जो मृदा है, प्रकाश है और वायु है, ये अजैविक घटक हैं। कवक एक जैविक घटक है। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन, सौर विकिरण, भूतापीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। तो पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? जो सूर्य का प्रकाश है, क्योंकि जो जो पेड़ पौधे होते हैं, वो कैसे भोजन बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश से ही बनाते हैं ना। और यह प्राथमिक उत्पादक भी होते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक स्रोत कौन सा है? सौर विकिरण। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ऊर्जा प्रवाह और पोषण स्तर से संबंधित है। 10% का नियम किसने दिया हुआ था? तो 1942 में रेमंड लैंडमैन ने दिया हुआ था। किसने? रेमंड लैंडमैन ने ऊर्जा स्थानांतरण का नियम दिया हुआ था। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? ऊर्जा का जो पिरामिड हमेशा सीधा होता है। और ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, और जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है। मान लीजिए ये यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ये द्वितीयक उपभोक्ता हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, और ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास या जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? किसका? बायोमास का पिरामिड कैसा होता है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पूछा है तो यह उल्टा होता है। झील या समुद्र में जो उत्पादक का भार उपभोक्ताओं से कम होता है, ठीक है। उत्पादक का भार उपभोक्ताओं से कम होता है, क्योंकि आपको पता है जो जलीय पारी तंत्र, या आप समुद्र को लीजिए, यहाँ पर कौन है? व्हेल जैसी मछलियाँ पाई जाती हैं, तो इनका जैव भार कैसा होगा? बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जलीय पारी तंत्र में बायोमास या जैव भार का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक बिंदु को क्या कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक बिंदु को क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक लेवल्स या पोषण स्तर बोला जाता है। मृत जैविक पदार्थों से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है अपरद या डेट्रिटस। यह सूक्ष्म जीवों और मृत पदार्थों पर आधारित होती है। स्वपोषित जीव का उदाहरण कौन सा है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषित जीव कहते हैं। तो इसका है ग्रीन हरित शैवाल, क्योंकि जो शेर होता है वो हिरण को खाता है तो खुद का भोजन नहीं बनाता है। मनुष्य भी सर्वाहारी और मशरूम एक परजीवी है।
अगला है, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तो दो जो पारिस्थितिकी तंत्र, मान लो एक पारिस्थितिकी तंत्र एक है, तो इसके बीच में जो संक्रमण क्षेत्र उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा इकोटोन। ठीक है, जैसे कि घास का मैदान और वन के बीच का क्षेत्र। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? तो जो प्राथमिक उत्पादक कौन से होते हैं? मान लो पेड़ पौधे। तो आप इनमें से सोचिए, इनमें से पेड़ पौधे को कौन खाता है? घास तो उत्पादक हो गए, टिड्डा ही इसका सही ऑप्शन है। बाज जीवों को खाता है, सांप भी जीवों को खाता है, लेकिन टिड्डा घास खाता है। ठीक है, टिड्डा शाकाहारी है और सीधे उत्पादक घास पर निर्भर होता है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता और संरक्षण से। तो इसमें जो बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट है इन सीटू एक्सीटू संरक्षण विधियों पर इसमें क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मेरा आपसे सजेशन है कि आप एक बार गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ज़रूर देख लीजिएगा। रामसर साइट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें जो बायोडाइवर्सिटी से संबंधित क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर है वाल्टर जी रोसेन या रोजेन ने किया होता। कब किया था? 1985 में वाल्टर जी रोसेन या रोजेन ने यह शब्द दिया था। जैव विविधता का जनक किसे माना जाता है? तो जैव विविधता का जनक माना जाता है ईओ विल्सन को। शब्द किसने दिया था? रोसेन ने। जनक किसको माना जाता है? ईओ विल्सन को। विल्सन ने इस अवधारणा को वैश्विक प्रसिद्धि दिलाई थी। जैव विविधता हॉट स्पॉट की संकल्पना किसने दी थी? तो जो नॉर्मन मायर्स हैं 1988 में, नॉर्मन मायर्स ने हॉट स्पॉट की संकल्पना दी थी। भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं? तो भारत में कुल 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। कौन से? हिमालय, वेस्टर्न घाट है, इंडो बर्मा है और सुंडालैंड। और ठीक है, सुंदरलैंड अंडमान निकोबार वाला। अल्फा जैव विविधता क्या नापती है? जो अल्फा जैव विविधता है वो एक ही क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या को मापती है या स्थानीय क्षेत्र और प्रजातियों की प्रचुरता को मापती है। जैव विविधता अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? तो बायोडाइवर्सिटी जो एक्ट है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में पारित हुआ था। CBD 2000 लक्ष्यों को पूरा करने हेतु 2002 में जैव विविधता अधिनियम लाया गया था। प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण क्या कहलाता है? अगर प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण किया जाए तो उसको इन सीटू बोला जाता है। इन सीटू, ठीक है, या उनको स्वस्थानिक संरक्षण बोला जाता है, जैसे कि नेशनल पार्क में या फिर बायोस्फीयर रिजर्व में जाके ही उनका संरक्षण किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक्स-सीटू संरक्षण की विधि है? तो एक्स-सीटू संरक्षण जो वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सीटू है, बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू है, वनस्पति उद्यान ये बोटेनिकल गार्डन ये एक्स-सीटू है, क्योंकि जो यहाँ पे जो वनस्पति उद्यान में लाके ही जीवों का संरक्षण किया जाता है तब, या मान लो आप जू मान लीजिए, ठीक है, पवित्र उपवन क्या होता है? ये भी इन सीटू है, ध्यान रखना। बोटेनिकल गार्डन और चिड़ियाघर एक्स-सीटू में आते हैं। संरक्षित क्षेत्र एवं वन्यजीव, ठीक है, भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का जो प्रथम नेशनल पार्क था वो था जिम कॉर्बेट, जिसको हेली नेशनल पार्क भी बोला जाता है, और 1936 में इसको बनाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में, और किसके? बाघों के संरक्षण के लिए। कहाँ से हुई थी? कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही हुई थी। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? विश्व का जो एकमात्र नेशनल पार्क वो मणिपुर में है, केबल लामजो, जो कि लोकटक झील में है। मेरा आपको सजेशन है आप यूट्यूब में जाके जरूर देखिए, बहुत सुंदर लगता है। गेंडा परियोजना या प्रोजेक्ट राइनो कब शुरू हुआ है? तो जो प्रोजेक्ट राइनो है वो 1987 में शुरू हुआ था। जो एक सींग वाले गैंडे हैं उनके संरक्षण हेतु असम काजीरंगा में। IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है? IUCN का मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 को। रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? तो रेड डेटा बुक है जो IUCN ही जारी करता है। संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची IUCN द्वारा जारी की जाती है। भारत में वर्तमान में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं?
भारत में वर्तमान में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। आप बताइए कमेंट करके सबसे लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। पहाड़ों का भूत यानी घोस्ट ऑफ माउंटेन किसे कहा जाता है? तो स्नो लेपर्ड होता है, ठीक है, स्नो लेपर्ड है या हिम तेंदुआ, उसको अपनी चपलता के लिए जाना जाता है और इसको पहाड़ों का भूत भी बोला जाता है। आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे वो आर्द्रभूमि से होंगे या वेटलैंड से होंगे। रामसर साइट कन्वेंशन कब लागू हुआ था? तो रामसर साइट कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 में। 2 फरवरी, इसलिए 2 फरवरी को ही आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। और 1971 को कहाँ पे? रामसर में, और ईरान के रामसर शहर में आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, अभी बताया था। और रामसर संधि की याद में हर साल 2 फरवरी को। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध आर्द्रभूमि से है। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र जो खतरे वाली जिन रामसर साइट्स पर खतरा उत्पन्न हो जाता है तो उन रामसर साइट को कहाँ डाल दिया जाता है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में या अकॉर्ड में डाल दिया जाता है। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? भारत की पहली जो रामसर साइट थी वो थी चिल्का झील। उसको 1981 में चिल्का झील जो कि उड़ीसा में, उसको नामित किया गया था। सर्वाधिक रामसर स्थल भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर, माफ़ करना, तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर साइट है, लेकिन 14 नहीं, अब 20 हो गई हैं। और यूपी में कितनी है? 12 हैं। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। पटाखे जो होते हैं ना, उससे संबंधित है। सड़क के किनारे पेड़ लगाकर शोर को कम किया जाता है। किसका है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास यानी कि एशियाटिक लाइन का एकमात्र प्राकृतिक आवास कौन सा है? तो जो गुजरात का गिर नेशनल पार्क है वो बब्बर शेरों या एशियाटिक लाइन के लिए प्रसिद्ध है और एकमात्र प्राकृतिक आवास है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है वो दुधवा नेशनल पार्क है, जो कि लखीमपुर खीरी। आगे हम देखें कि पर्यावरण प्रदूषण और कानून, मतलब हम पॉल्यूशन से संबंधित अब क्वेश्चन से देखेंगे। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा जैव सूचक कौन सा है? तो वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा जैव सूचक वो है लाइकेन जो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होता है, याद रखना है आपको। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? तो पारे से प्रदूषित मछली खाने से यह रोग जापान में फैल गया था। तो किससे संबंधित होता है? मरकरी या पारे से। एटाई रोग किससे संबंधित होता है? कैडमियम से। यह हड्डियों और जोड़ों में गंभीर दर्द पैदा करता है। पानी में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम या इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथेमोग्लोबिनेमिया, ठीक है, याद रखना। ये नाम भी पूछ सकता है। अभी एक बार क्या हुआ, अभी 2 साल पहले पीसीएस में क्वेश्चन आया तो लोगों को ब्लू बेबी सिंड्रोम याद था, लेकिन ये नाम याद नहीं था। ऑप्शन में ये नाम था, ठीक है, तो आप भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका सही आंसर मिथाइल आइसोसाइनेट, जिससे यूनियन कार्बाइड कारखाने से रिसाव हुआ था। बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या मापता है? तो जो बीओडी है वो जल में कार्बनिक प्रदूषण को मापता है, ठीक है, कि जल में कार्बनिक प्रदूषण कितना है। और उच्च बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का अर्थ है कि वायु जो पानी है वो अधिक प्रदूषित है, ठीक है। अगर पानी का बीओडी अधिक है तो पानी अधिक प्रदूषित है। और क्या मापता है? जल में कार्बनिक प्रदूषण को। एसिड रेन हेतु मुख्य गैस कौन सी उत्तरदायी होती हैं? तो इसकी जो सही ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सल्फ्यूरिक एवं इससे सल्फर डाइऑक्साइड से क्या बनता है? H2SO4 और इससे HNO3, ठीक है। तो एसिड रेन के लिए 2 गैसें ये जिम्मेदार होती है। स्टोन कैंसर का कारण क्या होता है? स्टोन कैंसर का कारण क्या होता है? इसका सही आंसर है बी, अम्ल वर्षा। जो अम्ल वर्षा होती है संगमरमर जैसी इमारतों का भी क्षरण कर देती है, जैसे कि अभी हाल ही में न्यूज आई थी, जो एसिड रेन की वजह से ताजमहल को काफ़ी नुकसान पहुंचा। जो पहले ताजमहल सफ़ेद था, दूर से तो सफ़ेद दिखता है, लेकिन अब पास जाकर देखेंगे तो हल्का पीला दिखने लगा है, ठीक है। अगली क्वेश्चन है कौन से? पर्यावरणीय कानून एवं संगठन से संबंधित। तो जल
प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1974 में। यह जल प्रदूषण को नियंत्रित करने का मुख्य कानून है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून कब पारित हुआ? 1981 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1987 में इसे ध्वनि को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। ठीक है। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? एनजीटी की स्थापना हुई थी 2010 में। यह पर्यावरण संबंधी न्याय हेतु विशेष ट्रिब्यूनल है। यूएनईपी कब स्थापित हुआ था? तो यूएनईपी है जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में। इसी के परिणाम स्वरूप यूएनईपी बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1972 में ही। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। उत्तराखंड में पेड़ों को बचाने के लिए प्रसिद्ध आंदोलन था। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ था? तो मेधा पाटकर। और ये जो सरदार सरोवर बांध बनने का इन्होंने बहुत विरोध किया था। साइट्स संधि का संबंध किससे है? साइट्स संधि का जो संबंध है वो संकटग्रस्त जो प्रजाति हों उनके व्यापार से संबंधित है, कि अवैध जो व्यापार होता है उस पर रोक लगाती है। WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका जायंट पांडा इसका प्रतीक चिन्ह। ठीक है। अगला क्वेश्चन होंगे क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है। चलिए, वर्तमान में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे तो पूरा ही लाल कर दीजिएगा। जहाँ पर इस समय मैं हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक न्यूज़ है आपके लिए भी। अगर आप लेखपाल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी पीते रहिए। पानी की बोतल को ठंडी लेके 20 रुपये ही खर्च होंगे। एग्ज़ाम सेंटर में जाइएगा और एग्ज़ाम सेंटर तक जाने के लिए भी तौलिया या रूमाल वगैरह जो भी आप यूज करते हैं यूज कीजिए। गर्मी से बचिए, तभी आप वहाँ पे अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है। हमारे यहाँ पे जो सेंटर होते हैं वहाँ पे कोई एसी वगैरह तो लगा हुआ नहीं है। आपको भी वही गर्मी वाले, अगर सिंगल पोर्शन स्कूल हुआ तो तब तो फिर हालत ही ख़राब हो जाएगी। इसलिए आप अपनी सुरक्षा बनाए रखें। ठीक है। और अच्छे से एग्ज़ाम देना है। क्लाइमेट चेंज किससे संबंधित क्वेश्चन कौन से हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट हेतु मुख्य गैस कौन सी उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक तापमान में सर्वाधिक लगभग 60% योगदान देती है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से है। 1997 की यह संधि 2005 में प्रभावी हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1997 में। लेकिन जो संधि उसका प्रभावी कब हुई थी? 2005 में। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। क्योंकि कई बार समताप मंडल ना लिख के हिंदी में ही लिख के आ जाएगा स्ट्रेटोस्फियर, तो आप क्या करेंगे? स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, याद रखना है। यह सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों को सोखता है। ओजोन परत की मोटाई किस में मापती है? तो डॉप्सन में मापते हैं। ओजोन की सघनता डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर से मापी जाती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षर हुआ था? तो 1987 में हस्ताक्षरित हुआ था। और जो ओजोन क्षयकारी सब्सटेंस हैं तो उनको रोकने हेतु, जैसे कौन सा? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि को रोकने हेतु। IPCC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आपको याद रखना है इंटरगवर्नमेंटल, इंटरनेशनल नहीं है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यह जलवायु परिवर्तन पर क्या करता है? साइंटिफिक असेसमेंट करता है। ठीक है, साइंटिफिक असेसमेंट या मूल्यांकन करता है। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना कहाँ से आई हुई थी? तो कार्बन क्रेडिट की संकल्पना जो आई हुई थी वो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 बताया था। यह उत्सर्जन व्यापार हेतु क्योटो में अवधारणा दी गई थी। पेरिस समझौता जो COP21 पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 2015 में हुआ था। कहाँ पे? पेरिस में हुआ था। तापमान वृद्धि को 1.5 से 2 डिग्री तक सीमित रखने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था। अगले कुछ क्वेश्चन है वो है किससे संबंधित है? वो डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया था? आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया था? आंसर इसका सही है 2005 में। 2004 की सुनामी के बाद यह कानून लाया गया था। NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका पदेन अध्यक्ष होता है, पहले से ही डिसाइड होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष PM होते हैं।
भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो इसका सही आंसर है रिक्टर स्केल से। कौन सा? या फिर रिचर स्केल, रिचर या रिएक्टर स्केल। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। सीस्मोग्राफ पर या फिर सीस्मोग्राफ पर रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? वनाग्नि, समुद्र के नीचे भूकंप, भारी जल या लू। तो आप देख के बता सकते हैं जो भूकंप के आता है किसके? समुद्र के नीचे। तो सुनामी, जैसे ये समुद्र है, यहाँ पे वॉल्केनिक घटना घटी, यहाँ पे वॉल्केनिक घटना घटी या कुछ भी हुआ तो यहाँ पे एनर्जी गई, तो ये जो समुद्र है तो इससे ऐसे ऐसे आती हैं सुनामी। समुद्र तल में विवर्तनिक हलचल से लहरें उठती हैं। विल्ड बैक वेटर का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह आपदा पुनर्निर्माण से संबंधित है। आपदा पश्चात पहले से सुरक्षित ढांचा तैयार करना। भारत का कितना प्रतिशत भूभाग भूकंप प्रवण है? तो इसका सही आंसर है लगभग 59% हमारा भूकंप प्रवण है, यानी कि भूकंप यहाँ पे आ सकता है। और लगभग 59% भूमि मध्यम से उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में है। एनडीआरएफ की स्थापना किसके तहत की गई थी? तो एनडीआरएफ की स्थापना जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आया था उसके अंतर्गत की गई थी। यह आपदा राहत के लिए समर्पित एक विशेषज्ञ बल होता है। और एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। किससे आया था? जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आया था उसके अंतर्गत। और बना कब था एनडीआरएफ? तो याद रखना ये 2006 में। ठीक है, और एनडीआरएफ किसके अंतर्गत काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। ठीक है, करंट में लीडरशिप कौन है इसकी? डायरेक्टरेट जनरल। तो करंट में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल है पीयूष आनंद। और इसके अंतर्गत 16 स्पेशलाइज्ड बटालियंस होती हैं। 16 स्पेशलाइज्ड बटालियंस होती हैं। ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? तो सेंडाई जो फ्रेमवर्क है वो आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है। इसमें 2015 से 2030 हेतु वैश्विक आपदा प्रबंधन की रूपरेखा या फ्रेमवर्क बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के पर्यावरण पे भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं। तो राजकीय पशु कौन सा उत्तर प्रदेश का? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो वो बारहसिंगा है। और यह दुधवा नेशनल पार्क जो कि एकमात्र हमारा नेशनल पार्क है उसमें बहुतायत में पाया जाता है। राजकीय पक्षी सारस क्रेन उत्तर प्रदेश के अलावा कहाँ पाया जाता है? तो विश्व के यह अनेक हिस्सों में पाया जाता है। सारस क्रेन विश्व का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी होता है। यूपी का पहला पक्षी विहार कौन सा है? तो यूपी का जो पहला पक्षी विहार है वो नवाबगंज उन्नाव का जो चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार है, जिसका अब नया नाम क्या हो गया? नवाबगंज का चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार हो गया है। यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों में फैला हुआ है। ओखला पक्षी विहार कहाँ पे है? ओखला आपको पता है नोएडा। तो ओखला आप समझ गए होंगे, नोएडा में ओ का मतलब ये ओखला है। ठीक है, तो ओखला पक्षी विहार कहाँ पे है? तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे है? बखीरा पक्षी विहार है संत कबीर नगर में। इसे हाल ही में रामसर साइट का भी दर्जा मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश में नाइट सफारी कहाँ विकसित की जा रही है? तो इटावा में। जो लाइन सफारी है वो इटावा में है। लेकिन और जो नाइट सफारी है, कौन सी नाइट सफारी? वो लखनऊ। जो लखनऊ का जो कुकरेल वन क्षेत्र वहाँ पे नाइट सफारी विकसित की जा रही है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये झांसी में, और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। आगे हम आते हैं डीडीटी के कारण किस अंग में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? तो डीडीटी के कारण सबसे ज़्यादा जो हमारा अंग प्रभावी होता है वो होता है लीवर। कौन सा? लीवर, या जिसको यकृत भी बोलते हैं। वह एक स्थायी प्रोटीन होता है, यानी कि ये जैव निम्नीकरण नहीं होता इसका। यह एक स्थायी प्रदूषक और फैट में जमा हो जाता है। सुपोषण या यूट्रोफिकेशन का मुख्य कारण क्या होता है? तो सुपोषण एक जो जैसे पोषक तत्वों जैसे कि नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की वृद्धि हो जाती है। इसमें शैवाल प्रोस्पेडन यानी कि जो एल्गी बहुत मात्रा में
एल्गी ब्लूम हो जाता है और मछलियाँ मरती हैं, ठीक है, सुपोषण से। वायु मैग्निफिकेशन में प्रदूषक होता है, पॉल्यूटेंट होता है, तो उसकी सांद्रता क्या होती है, तो इसकी सांद्रता बढ़ती है। प्रत्येक उच्च पोषण स्तर पर सांद्रता बढ़ती जाती है, ठीक है। बायो मैग्निफिकेशन है, कोई इस जीव को इसने खाया, इस जीव को इसने खाया, इस जीव को इसने खाया, तो जिसकी जो मात्रा है वो लगातार इससे इसमें आई, ठीक है। इसने क्योंकि ऐसे कई जीव खाए हुए हैं तो सबकी मात्रा इसमें हुई, फिर इसने भी ऐसे कई जीव खाए हुए हैं तो इसकी सबकी मात्रा तो बढ़ती जाती है, ठीक है। कौन सी धातु ब्लैक फुट बीमारी का कारण बनती है, तो इसका सही आंसर है आर्सेनिक। कौन सी? आर्सेनिक। भूमिगत जल में आर्सेनिक प्रदूषण से होता है, जो भूमिगत जल में आर्सेनिक प्रदूषण से कौन सी होती है? ब्लैक फुट बीमारी। पर्यावरण के शत्रु के रूप में किस वृक्ष को माना जाता है, तो यूकेलिप्टस, क्योंकि यह जल का बहुत उच्च स्तर पर अवशोषण करता है। पवित्र उपवन या जो सैक्रेड ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये सामुदायिक संरक्षित केंद्र होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? सामुदायिक संरक्षित केंद्र होते हैं। प्रवाल भित्तियों को क्या कहा जाता है? प्रवाल भित्तियों को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है समुद्र के वर्षा वन कहा जाता है। यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, डाइवर्सिटी यानी उच्च विविधता के कारण इन्हें यहाँ संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? समुद्र के वर्षा वनों की। कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण क्या है? कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण क्या है, तो इसकी जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि समुद्री तापमान में वृद्धि, यानी कि जो टेम्परेचर है उसका बढ़ जाना, जिससे क्या होता है? कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। यहाँ पर जूजेंथली करके एक याद रखना आप। अगला है जो यहाँ पे चक्र और संगठन से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है, तो आपको पता है नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। लेग्यूम या फलीदार जो पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो इसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। कार्बन चक्र में कार्बन का मुख्य भंडारण कहाँ होता है? कार्बन का मुख्य भंडारण कहाँ पे होता है, तो महासागर में होता है। महासागर कार्बन के सबसे बड़े सिंक हैं, ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अर्थ आवर किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो अर्थ आवर का जो आयोजन किया जाता है वो WWF के द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा किया जाता है। साइट्स को किस नाम से जाना जाता है, तो साइट्स को जाना जाता है किस नाम से? वॉशिंगटन कन्वेंशन। यहाँ पे क्या हुआ था 1973 में वॉशिंगटन में, 1973 में वॉशिंगटन में हस्ताक्षर हुए थे, इसलिए इसको साइट को वॉशिंगटन कन्वेंशन। और जो अर्थ आवर है वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा जिसका आयोजन किया जाता है मार्च के अंतिम शनिवार, जो मार्च मंथ होता है उसका अंतिम शनिवार को बिजली बंद करने की पहल होती है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है, तो एजेंडा 21 का संबंध रियो अर्थ सम्मेलन 1992 में हुआ था उससे है। और 21वीं सदी हेतु सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कार्य योजना से संबंधित है। कौन सी गैस ओजोन को नष्ट नहीं करती है, तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग करती है, ओजोन का क्षरण नहीं करती है, ठीक है। AQI यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक में कितने प्रदूषक होते हैं, तो इसका सही आंसर इसमें 8 प्रदूषक होते हैं। कौन कौन से? PM10, 2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3, PV। इसमें याद रखना CO2 नहीं है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है पीपल। सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्सर्जन और औषधि महत्व के कारण इसको पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र कहा जाता है। DDT किस प्रकार का प्रदूषक है? यह अपने मूल स्वरूप में ही प्रदूषण फैलाते हैं और जैव अनिम्नीकरण नहीं होता है इनका, ये प्राथमिक प्रदूषक है। पेन यानी कि पेरोक्सी एसिटल नाइट्रेट, पेन यह क्या है? एक द्वितीयक प्रदूषक है, यह स्मोक का मुख्य घटक भी है। भारत में बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से हॉट स्पॉट कौन सा है, तो इसका सही आंसर है पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट जैव विविधता में अत्यंत समृद्ध है। आपके जो एनवायरनमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन एनवायरनमेंट से आना है। संभावना है हो सकता है इधर से ही क्वेश्चन आ जाए, तैयारी करते रहिए। हाँ, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वाला पार्ट छूट गया है, आप इसको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपदा प्रबंधन पे भी कम क्वेश्चन करवाए गए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा एक 15-20 मिनट का वीडियो और लाया जाए। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात भैया, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नया चैनल है, आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, आप ज़रूर बनाए रखें। थैंक यू।